हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मगध साम्राज्य और हार्यंक डिनास्टी के बारे में समझने वाले हैं। मगध एक साम्राज्य है या कहे एक महाजनपद है। अब ये महाजनपद क्या है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। जैसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब एक ही था, ये तो बाद में जाके सब अलग अलग हुआ। पहले के लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे और किसी भी लैंड को हासिल करना हो तो उसे जलाकर, घास घूस हटाकर उसे हासिल करते थे। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के चलते, एडवांसमेंट के चलते इन लोगों ने आयरन टूल्स का यूज करना स्टार्ट किया। आयरन टूल्स का यूज करके बड़े बड़े जंगल को, लैंड को इजीली साफ किया जा सकता था, जिस कारण जनपद का निर्माण हुआ। जनपद मतलब छोटे राज्य। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट के साथ ये छोटे राज्य लार्ज टेरिटोरियल स्टेट में कन्वर्ट हुए, जिसे कहा गया हम महाजनपद। जैसे अभी इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइडेड है, राइट। ठीक उसी तरह उस टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते इंडिया को 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया, जिसे कहा गया महाजनपद। और हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक कैपिटल रखा गया। अब ये जो महाजनपद है इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया, मोनार्चियल स्टेट और नॉन मोनार्चियल स्टेट। मतलब एक कुछ स्टेट में राजा का रूल चलता था, जबकि कुछ स्टेट में कुछ लोगों द्वारा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो स्टेट चलाया जाता था। ये सारी चीजें और महाजनपद के बारे में पूरा डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो हमने स्टार्ट किया था बिग बैंग थियरी से और अब हम ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी बीसी तक पहुंच चुके हैं। और इसके आगे 6th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक के हम जो पढ़ने वाले हैं उस पीरियड को कहा गया हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। मतलब सुप्रीम पावर, सुप्रीम ऑथोरिटी, लैंड को हासिल करने के लिए स्ट्रगल जो किया गया उसके बारे में समझने वाले हैं। राजगद्दी को हासिल करने के लिए जो लड़ाई हुई, वॉर हुए, उसके बारे में समझने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि एक डिनास्टी आई, उसने कुछ साल रूल किया। उसके बाद सेकेंड डिनास्टी आई, सेकेंड डिनास्टी ने फर्स्ट डिनास्टी को हरा दिया, राजगद्दी हासिल की, कुछ साल उन्होंने रूल किया। फिर थर्ड डिनास्टी आई, थर्ड डिनास्टी ने सेकेंड डिनास्टी को हराया, राजगद्दी हासिल की, फिर उन्होंने कुछ साल रूल किया। इसी तरीके से ये चलते रहेगा 20th सेंचुरी तक, हम यही समझने वाले हैं। सो इन 16 महाजनपद में से मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे मगध, कोसला, वत्स, अवंती, वाजी, काशी। अब इन चारों पांचों में से सबसे पावरफुल था मगध। काफी ज्यादा पावरफुल और प्रॉस्पेरस था। इसी कारण अब मगध जो है महाजनपद से एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, मतलब पूरा एक बड़ा किंगडम बन गया। सो बाकी महाजनपद के कंपेयर में मगध साम्राज्य ही इतना क्यों पावरफुल और प्रॉस्पेरस हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन। मतलब मगध जो है वो 5 हिल से कवर्ड था, 5 नेचुरल फोर्ट से कवर था, जिस वजह से बाहर के नेबर स्टेट उन पे अगर आक्रमण करना चाहे तो उतना इजी नहीं था उनको हराना। सेकेंड थिंग, मगध में जो राजगीर जगह है वहां से बस थोड़ी दूर पर आयरन डिपॉजिट था। जैसे हम समझ चुके हैं कि आयरन का यूज करके इन लोगों ने खेती बाड़ी करके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल कर लिया था। सो आयरन टूल्स का यूज़ करके जब इन लोगों ने मगध वाला एरिया के लैंड को साफ किया, तब उन्होंने पाया कि वो जो लैंड है वहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, जिस वजह से उनके ग्रेन प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। थर्ड थिंग, गंगा नदी उस रीजन में से बहती थी और प्रॉपर रेनफॉल भी होता था, जिस वजह से अगेन एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुआ, ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ। और इन सब कारण की वजह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की नीड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की नीड इजीली पूरी की जा सकती थी। उस समय जब कभी भी आक्रमण होता था, वॉर होता था, तो हॉर्सेस का यूज करना, चैरियट्स का यूज करना, ये तो काफी कॉमन था। पर मगध ये पहला महाजनपद है जिसने वॉर के समय, आक्रमण के समय एलिफेंट्स का यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मगध के थोड़ी ही दूर जंगल वाला एरिया था, वहां से एलिफेंट मिल जाते। सो इन सब रीजन के वजह से 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद सबसे पावरफुल और प्रॉस्पेरस एम्पायर कहलाया। महाभारत टेक्स्ट में ऐसा बताया गया है कि मगध पर राज करने वाले पहले राजा का नाम था बृहद्रथ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मगध राज्य की स्थापना जो है बृहद्रथ राजा द्वारा की गई थी। मतलब फाउंडर ऑफ मगध जो है वो है बृहद्रथ। महाभारत टेक्स्ट में और कुछ पुराण टेक्स्ट में बताया गया है कि बृहद्रथ डिनास्टी एग्जिस्ट करती थी, जिसमें टोटल 24 राजाओं ने 1000 साल तक रूल किए।
और इस बृहद्रथ डिनास्टी का टाइम पीरियड है 1700 BC टू 682 BC, जिसमें से 1700 BC टू 680 BC में बृहद्रथ राजा ने रूल किए। फिर उनके सन जरासंध ने 1680 BC टू 1665 BC तक रूल किए और इसी तरह बाकी के 22 राजाओं ने आने वाले समय में 682 BC तक रूल किए, जिसमें से लास्ट राजा का नाम था रिपुंजय। महाभारत टेक्स्ट और कुछ पुराण टेक्स्ट के अनुसार मगध राज्य का निर्माण बृहद्रथ डिनास्टी में हो चुका था। हर्यांक डिनास्टी में उसका अच्छा ग्रोथ हुआ और शिशुनाग नंदास डिनास्टी में उसका एक्सपांशन हुआ और मौर्य डिनास्टी के टाइम पे वो अपने जिनित पे पहुंच चुका था। पर बृहद्रथ डिनास्टी के बारे में हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर्यांक डिनास्टी से। डिनास्टी मतलब होता है राजवंश। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यांक डिनास्टी के बारे में, जिसमें हम 3 राजा के बारे में पढ़ेंगे, बिंबिसार, उनके बेटे अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे उदयन के बारे में। फिर जन्म होता है शिशुनाग डिनास्टी का, जिसमें हम दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग डिनास्टी के 2 राजाओं का नाम है शिशुनाग और दूसरा काला अशोक। फिर जन्म होता है नंदा डिनास्टी का। नंदा डिनास्टी ने शिशुनाग डिनास्टी को हराकर राजगद्दी हासिल की, जिसमें हम 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, पद्मानंद और धनानंद। अब धनानंद के टाइम पे कुछ फॉरेन इन्वेशन हुए, उसके बारे में हम समझेंगे। उसमें हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलेक्जेंडर की कैसे हार हुई धनानंद के सामने। बट चंद्रगुप्त मौर्य आने के बाद धनानंद की हार हो गई और फिर वहां से स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड। स्टार्ट करते हैं हर्यांक डिनास्टी से, जिसका टाइम पीरियड था 544 BC टू 412 BC। हर्यांक डिनास्टी में हम टोटल 3 राजा के बारे में पढ़ेंगे, पहले बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु और तीसरे उदयन। बिंबिसार डिनास्टी को पितृवंश डिनास्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस डिनास्टी में जितने भी राजा बने उन्होंने अपने फादर का कत्ल करके राजगद्दी हासिल की। जैसे बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने फादर का कत्ल करके राजगद्दी हासिल की। ठीक इसी तरह अजातशत्रु के बेटे थे उदयन, उदयन ने अपने फादर अजातशत्रु का कत्ल करके राजगद्दी हासिल की और उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंद और नागदशक ने सेम प्रोसीजर फॉलो करके राजगद्दी हासिल की। पहले है बिंबिसार। बिंबिसार का दूसरा नाम था श्रोनिका। बिंबिसार के फादर का नाम था भाटिया। बिंबिसार का ड्यूरेशन था 444 BC टू 492 BC। उन्होंने लगभग 52 ईयर्स तक रूल किया। वो 15 ईयर्स के थे तब राजगद्दी पे बैठे थे और उन्हें हर्यांक डिनास्टी का फाउंडर कहा जाता है। बिंबिसार के लीडरशिप के समय मगध राज्य की शुरुआत हुई थी, पर महाभारत टेक्स्ट के अनुसार मगध की शुरुआत बृहद्रथ राजा के द्वारा हुई थी और उनके टाइम पर मगध का कैपिटल था गिरिवराज, जबकि बिंबिसार के समय में मगध का कैपिटल राजगीर था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे। अब इनका जो ड्यूरेशन है 544 BC टू 492 BC, इसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन का बर्थ हुआ था और बिंबिसार द्वारा बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैट्रोनेज दिया गया था। अब जैसे प्रीवियस वीडियो से हम समझ चुके हैं कि मैरिज के लिए ये लोग पॉलीगैमी सिस्टम यूज करते थे, मतलब राजा की एक से ज्यादा वाइफ रहा करती थी। अब ये पॉलीगैमी सिस्टम पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि अगर राजा की शादी किसी प्रिंसेस से हो जाती है तो दहेज में पूरा एक राज्य दिया जाता था। बिंबिसार की 3 वाइफ थी, कौशला देवी, चेलना और खेमा। कौशला देवी का दूसरा नाम था महाकौशला, जो कौशला के किंग प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। चेलना ये लिच्छवी के हेड चेतक की डॉटर थी। चेतक राजा के बारे में वैसे हम जैनिज्म के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। वैसे चेतक किंग इज द अंकल ऑफ महावीर जी। अगर आप जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। उनकी 3rd वाइफ का नाम था खेमा, जो मद्र राजा की डॉटर थी। बिंबिसार की शादी जब कौशला देवी से हुई तो उन्हें दहेज में काशी राज्य दिया गया। इस तरह बिंबिसार ने चेलना और कौशला देवी से शादी कर नॉर्दर्न फ्रंटियर से सेफ्टी पाली और इस तरह बड़ी समझदारी से मैट्रिमोनियल अलायंसेस अप्लाई कर उन्होंने अपना एरिया भी एक्सपांड कर लिया और अब उनके नेबर्स के राज्य से कोई वॉर का डर भी नहीं रहा। बिंबिसार ने राजा बनते ही उनके पिता के शत्रु यानी कि अंग प्रदेश के महाराज ब्रह्मदत्त को हराकर अंग प्रदेश कॉन्क्यूर कर लिया। इस जीत से मगध के लिए सी रूट से ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो गया और इस कारण मगध और ज्यादा प्रॉस्परस और पावरफुल होता चला गया। अब अंग प्रदेश के बाद बिंबिसार की अगली नजर थी अवंती राज्य पर। अवंती के साथ कई वॉर के बाद भी बिंबिसार को हार ही मिली। इस कारण बिंबिसार ने अवंती की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और जब अवंती के राजा प्रद्योत जॉन्डिस से सफर कर रहे थे तब बिंबिसार ने उनके रॉयल फिजिशियन जीवाका को उज्जैन भेजा प्रद्योता राजा के ट्रीटमेंट के लिए।
इस तरह अवंती राज्य से उन्होंने दोस्ती कर ली। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार इंडिया के पहले राजा थे जिनके पास रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी, जिस कारण इन्हें सेनिया कहा गया। बिंबिसार अजातशत्रु को उनके सक्सेसर के कैपेबल समझते थे, इसीलिए अजातशत्रु को बिंबिसार ने अंग प्रदेश संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। पर अजातशत्रु की नजर तो राजगद्दी पर थी, इसीलिए उन्होंने अपने फादर का कत्ल कर राजगद्दी हासिल की। अजातशत्रु चेलना और बिंबिसार के बेटे थे। अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुनिका और इनका टाइम ड्यूरेशन है 492 BC टू 460 BC। अजातशत्रु काफी एग्रेसिव पॉलिसी अपना करते थे, मतलब लोगों को मारधाड़ कर जगह अपने अंडर ले लेते थे। बिंबिसार के डेथ के बाद उनकी वाइफ कौशला देवी की भी डेथ हो गई। इस न्यूज से क्रोधित होकर कौशला के राजा प्रसन्नजीत यानी कि कौशला देवी के भाई ने दहेज में दी गई काशी को वापस ले लिए। इस बात से अजातशत्रु ने काशी पर आक्रमण कर काशी को कॉन्क्योर्ड किया। अजातशत्रु की इस जीत से इम्प्रेस्ड होकर प्रसन्नजीत ने अपनी डॉटर वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर दी और प्रसन्नजीत के डेथ के बाद अजातशत्रु ने कौशला रीजन को भी कॉन्क्योर्ड कर दिए। अब अजातशत्रु की नजर थी वाजी पर। वाजी के साथ काफी लंबा वॉर चलने के बाद, लगभग 16 इयर्स के वॉर के बाद ही वॉज एबल टू डिफीट वाजी। पर वाजी को हासिल किया गया एक गहरी चाल चलकर। वाजी के लोगों को भड़काकर वाजी को कॉन्क्योर्ड किया गया। अब वाजी को कॉन्क्योर्ड करने के लिए 3 चीजें थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले सुनिधा और वत्साकर जो अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, जिन्होंने वाजिस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स के बीच बोए। दूसरा रथमुसल टाइप का चैरियोट है जिसमें मेस अटैच है, आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते। तीसरा है महाशिला कंतक, इट इज अ वॉर इंजन विच कैटापुलेटेड अ बिग स्टोन, आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। इस तरह से काशी, वैशाली, कौशला को कॉन्क्योर्ड करके मगध और पावरफुल होता चला गया। एंड अजातशत्रु बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह एंड वॉच फोर्ट जलदुर्गा एट अ विलेज कॉल्ड पतली ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज। एंड अजातशत्रु इज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म और अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी और इस काउंसिल के लिए अजातशत्रु द्वारा पैट्रोनेज दिया गया था। और अजातशत्रु के रूल के समय ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। अब हिस्ट्री फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा था। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। उदयन का टाइम ड्यूरेशन है 460 BC टू 440 BC। अब उदयन ने मगध का कैपिटल राजगीर से शिफ्ट कर पतलीपुत्रा कर दिया था। पतलीपुत्रा सिटी जो थी वो थी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड द गंगेज, मतलब सोन और गंगा नदी जहां पर मिलते हैं वहां पर ये पतलीपुत्रा सिटी थी। वैसे आगे चलकर जब मौर्य पीरियड स्टार्ट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे कि मौर्य के समय पतलीपुत्रा फिर से कैपिटल बन जाता है। ओके, सो अब उदयन के बाद उनके बेटे अनिरुद्ध राजा बने, अनिरुद्ध के बाद उनके बेटे मुंद राजा बने और मुंद के बाद उनके बेटे नागदशक राजा बने और इन तीनों ने अपने फादर की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। अब ये जो अनिरुद्ध, मुंद, नागदशक थे ये काफी वीक सक्सेसर थे। नागदशक काफी अनवर्दी रूलर था। हरियांक डिनास्टी, पितृवंश डिनास्टी होने के कारण लोग भी काफी ज्यादा निराश हो गए थे और कहा जाता है हरियांक डिनास्टी के लास्ट राजा नागदशक को उन्हीं की प्रजा ने मार डाला और फिर जन्म हुआ दूसरे डिनास्टी का, शिशुनाग डिनास्टी, जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। शिशुनाग को मगध की आम जनता ने ही इलेक्ट कर राजा बनाया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।